तो मैं इतना फ्रैंक हो जाता हूँ उनसे कि बच्चा मुझसे मास्टरबेशन के बारे में बात करता है क्लास के अंदर। अलक पांडे सर के साथ आपकी एक छोटी सी कंट्रोवर्सी रही है। मैं देखा था संदीप महेश्वरी सर के आप उसमें गए थे, उस शो में आपने कुछ बात कही थी। सर वो बात क्या थी एक्चुअली? ये बात मैंने कहीं शेयर नहीं किया सर, और ये फैक्ट है। अब मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे क्रिएटर ऐसे थे। K-12 नीट यूजी सेगमेंट के अंदर सर ये मोटिवेशन ज़्यादा होती है, मौज मस्ती ज़्यादा होती है और कंटेंट कम होता है। मैं सर बहुत सारे टीचर्स देखे हैं यूट्यूब पे जो बहुत फेमस थे, उन्होंने बच्चों से पैसा लिया, कोर्स कंप्लीट नहीं कराया और आज वो जीरो हो गए हैं। बच्चे ने टीचर को चप्पल से मारा, वो रिकॉर्ड हुआ, तो वो भी बहुत अजीब है। मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल पे ही टीचर एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं, और उस चैनल पे जहाँ पे पढ़ाई होनी चाहिए थी वो थोड़ा मुझे अजीब लगता है। कई लोग बहुत फेक हो जाते हैं जब वो ऑनलाइन आते हैं, उनको लगता है कि मुझे ऐसा बिहेव करना चाहिए, बट मुझे लगता है वो लंबे समय तक चलता है। यूट्यूब पे दूसरे टीचर के लिए वीडियोस डाली तो बच्चों ने उनके घर जाके कांच फोड़ दिए उनके। मैंने अपनी मम्मी को बोल रखा था कि मम्मी मैं अपने जीवन में जेल एक बार पक्का जाऊंगा और उसका रीज़न यही होगा। आज के जो मेरे गेस्ट हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट हैं। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फैकल्टीज ऑफ इंडिया इन द K-12 सेगमेंट। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है 9 से लेकर 12 तक का जिन्होंने इनकी वीडियोस नहीं देखी होंगी। ही हैज़ मैनेज टू क्रैक द यूट्यूब एल्गो फॉर शॉर्ट्स, और कुछ इनकी वीडियोस 10 करोड़ यानी कि 100 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुकी हैं। अपने 15 साल के फैकल्टी करियर में इन्होंने स्टूडेंट से एक स्पेशल बॉन्ड बनाया है। व्हेन आई से अ स्पेशल बॉन्ड, ये अपने स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉपर जीतू भैया वाला रैपोर्ट रखते हैं। ही हैज़ मैनेज टू टॉक अबाउट सेक्स, मास्टरबेशन विद हिज स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट इनको घर का हिस्सा मानते हैं अपने। इनसे हम बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें करने वाले कि कैसे इन्होंने अपने फैकल्टी करियर के अंदर कितनी चैलेंजेस फेस करे, और आज अगर आप एक फैकल्टी बनना चाहते हैं तो क्या आपको अप्रोच रखनी चाहिए लाइफ में। तो इन सारी बातों की हम ढेर सारी चटपटी बातें करेंगे इस एपिसोड में आशु घई सर के साथ। सो एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए आशु घई सर के लिए, हमारे जीतू भैया, हमारे बहुत ही प्यारे फैकल्टी और जिनका मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इनके फिजिक्स पढ़ाने के तरीके से, कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, जानिए इस एपिसोड में। सर बच्चों का इतना प्यार मिलता है आपको, ठीक है, इतनी मास अपील है आपकी, तो आप सर इस पूरी चीज़ को हैंडल कैसे करते हो? सर ये मतलब अगर मैं इसको थोड़ा बैक जाके बात करूं तो हम लोग ऑफलाइन में 15 साल से पढ़ा रहे हैं। तो शुरुआत हम लोगों ने 10-12 बच्चों से ही किया, और ऐसा नहीं है कि अब हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारी अप्रोच ये रही है। हम जब 10 बच्चों को, 12 बच्चों को, 20 बच्चों को पढ़ाते थे, तभी मेरे मन में एक सवाल आया था कि जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं, आप बहुत सारी मूवीज़ थिएटर में देखने गए होंगे, अगर मूवी अच्छी नहीं लगती तो आप किसको ब्लेम दोगे? कि आप ब्लेम अपने आप को दोगे कि आपको नींद आ गई, या मूवी बनाने वाले को? तो मुझे लगता है मूवी बनाने वाले को ब्लेम मिलना चाहिए कि थिएटर में कोई मूवी देखते देखते सो गया या बोर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही जब एक बच्चा क्लास के अंदर बोर हो जाए, सो जाए, या उसको साइंस इंटरेस्टिंग ना लगे, तो मुझे लगता है वो सारा का सारा ब्लेम टीचर को जाता है। तो हम लोगों ने हमेशा से कोशिश की कि कोई भी चीज़ बच्चे को इंटरेस्टिंग लगे जब वो पढ़े। हमारी टैगलाइन यही है कि हम पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं। तो उस पर बिलीव करते करते हम लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल खोला, बहुत सारे बच्चे साथ जुड़ गए, बट हमारा प्रोसेस कभी भी चेंज नहीं हुआ। अब अगर आप कहो कि बहुत सारे बच्चे जुड़ गए तो वो एक प्रेशर आया कि नहीं आया, तो हाँ बिल्कुल आया। सर आइडियाज़ क्या है ना कभी ख़त्म होते हैं। लेट्स से कोई कंसेप्ट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, उसके एक्सपेरिमेंट्स कभी ना कभी ख़त्म होते हैं, तो मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया करना होता है, जिसका बर्डन और प्रेशर बढ़ता है। और उस प्रेशर में हम लोगों ने बहुत गलतियां भी की हैं। कुछ वीडियोज़ ऐसी भी गई हैं जहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेकनली कुछ गलत बात कर दी हो, फिर उसको कमेंट सेक्शन पे जाके ठीक किया हो। लेकिन अब चीज़ें कैसे बदली हैं, पहले आपने भी शायद ये कभी फील किया होगा, जब हम लोग बहुत नए क्रिएटर होते हैं तो हम लोग कभी भी इस पे नहीं ध्यान रखते कि हमारे कपड़े कैसे लग रहे हैं, हमारे बाल कैसे लग रहे हैं, हम बस कंटेंट डिलीवर करते हैं। लेकिन अब हमें पता है हमारे चीज़ें मिलियन लोगों तक पहुंचने वाली हैं, तो बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक एक वीडियो के लिए पहले हम एक दिन में 10-10 वीडियोज़ बनाते थे, अब हम एक दिन में एक वीडियो भी नहीं पूरी कर पाते, क्योंकि हमें पता है कि अब हमें बहुत मास ऑडियंस देख रही है, और अगर हमने छोटी सी भी गलती कर दी तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है वो। जैसे पहले मैं बहुत
और जोक्स भी क्लास में मार के उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया करता था। बट अब मुझे पता है कि अगर मैं छोटी सी भी गलती करूँगा तो कोई कम्युनिटी हर्ट ना हो जाए या किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो जाएं, तो उस चीज़ का बर्डन बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी, जैसे बायो है सर, आप जानते हैं बायो एक ऐसा टॉपिक है जो जिसके कुछ टॉपिक्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, और ये रीज़न है कि मैं यूट्यूब पे बायो नहीं पढ़ाता, क्योंकि जब मैं 9th 10th 11th की बायो पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डीप चला जाता हूँ और कभी कभार बहुत हंसी मजाक भी करता हूँ, तो इसलिए यूट्यूब पे वो मैं डालता नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर कोई चीज़ गलत चली गई तो उस चीज़ का बर्डन तो बढ़ गया है सर, वो तो है ही। सर आपने यूट्यूब के सारे आई थिंक सीक्रेट क्रैक कर दिया। आई हैव सीन दैट सम ऑफ योर शॉर्ट्स आर लाइक 10 करोड़ व्यूज एंड प्लस। ऑलराइट, आई थिंक कितने जीरो भी तो मुझे उसके अंदर पता नहीं है। तो सर ये यूट्यूब का राज क्या है? सर अगर मैं शॉर्ट्स की बात करूँ, एंड आई लव योर शॉर्ट्स अगेन, मैं बताना चाहूँगा थैंक यू सर। मोस्ट अमेजिंग शॉट्स है सर आपके। सर मैं शॉर्ट्स का ना आपको एक छोटा सा फंडा बताता हूँ। अगर आपका शॉर्ट 1 मिनट का और आपकी ऑडियंस उस पर शुरू के 10 सेकंड तक टिकती है तो वो शॉर्ट वायरल होने के चांसेस 90% से ज़्यादा हो जाते हैं। ये एक यूट्यूब का एल्गोरिथम है सर, कोई हैशटैग मैटर नहीं करता, कोई टाइटल मैटर नहीं करता, कोई कीवर्ड्स मैटर नहीं करते, आप जितने मर्जी कीवर्ड्स हैशटैग टाइटल डाल दीजिए, वो कुछ मैटर नहीं करता। शॉर्ट्स में कंप्लीट वीडियोस बहुत अलग होती हैं, शॉर्ट्स में सबसे चीज़ जो मैटर करती है वो है शुरू के 10 सेकेंड। अगर वो आपके हुकी हैं, कैची हैं और लोग टिक गए तो शॉर्ट्स वायरल होंगे ही होंगे। सेकेंडली, मैं हमेशा से इस बात पे बिलीव करता हूँ कि हमारे शॉर्ट्स देखने के बाद कोई कुछ सीख के ज़रूर जाना चाहिए। अगर मैंने 1 मिनट का शॉर्ट डाला और वो 60 सेकंड किसी ने मेरे ऊपर इन्वेस्ट किए और उसके बाद भी वो कुछ नहीं सीखता, तो मुझे लगता है कि मैंने उसके साथ गलत किया है। जैसे कि कई लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कुछ करते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं रीज़न नहीं बताते, साइंस नहीं समझाते, या लेट अस सपोज कोई भी और वीडियोस हम लोग देखते हैं जो बहुत वायरल हो गई लेकिन उससे कुछ इंसान सीखा नहीं, तो मैं ऐसे कंटेंट पे बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कि अगर कोई 1 मिनट देख रहा है तो वो कुछ ना कुछ सीख के जाए। अब हम लोग, जैसे आज मैंने एक शॉर्ट डाला है सर छोटा सा, उसमें मैंने क्या बोला है कि जैसे बचपन से ना हमारे मन में एक थॉट आता है कि अगर मैं एक वायर को एक सॉकेट में डाल के उसी वायर को वापस से कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा। बचपन से सबके मन में एक थॉट था, तो मैंने आज उसके ऊपर वीडियो बनाई है, बट एक चार्जर यूज़ कर लिया। तो मैं जनरली वो वाले कंसेप्ट उठाता हूँ जो हमारे मन में चल रहे होते हैं। सेकेंडली, हम शुरू के 10 सेकेंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रखने की कोशिश करते हैं, शुरुआत में हुकी लाइन डाल देते हैं। एंड थर्ड, इस पर बिलीव करते हैं कि इंसान कुछ सीखे। तो मुझे लगता है कि वो एल्गोरिथम ने हमारी बहुत मदद की। शुरुआत में हम लोग वायरल इसलिए क्योंकि शायद मैं पहला ऐसा टीचर था जिसने बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए थे इंडिया में। अब तो बहुत लोग करते हैं, तो शुरुआत में हम लोग वायरल उस वजह से हुए, बट मेरी बीच में सर वो चीज़ आके चलना बंद हो गई थी, तो अब मुझे थोड़ा सा कुछ नया करना पड़ा, हुक लाइन क्रिएट करनी पड़ी, और उस तरीके से हमने एल्गोरिथम को क्रैक किया। बट आइडिया से भी ज़्यादा पता है क्या सर ने जो जो इंडियनाइज किया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हो सकता कोई और कर रहा हो, बट जब हम उसे अपने तरीके से पेश करते हैं, उसमें चार्म डालते हैं, तब एक्चुअली जाके उस वीडियो का एक्चुअल फन आता है। और आपको ऑफकोर्स आपकी एक बहुत अच्छी इंटेंशन भी है Yes, sir. कि आपको पढ़ाना है। तो जब आप कुछ भी कह लो, अगर इंटेंशन अच्छी होगी ना तो वो चीज़ चलेगी ही चलेगी। तो सर स्टूडेंट्स ने आपको हमेशा बहुत प्यार दिया है, आपको क्या रीज़न लगता है इसके पीछे कि स्टूडेंट्स आपको चूज़ करते हैं हर बार? एंड आई थिंक ना करते करते सर K-12 में एवरी ईयर यू आर टीचिंग ऑलमोस्ट 1 लाख स्टूडेंट्स। तो सर क्या रीज़न है जो स्टूडेंट्स आपको चूज़ करते हैं ओवर अदर फैकल्टीज़? सर मुझे लगता है कि मैं उनके स्टूडेंट से ज़्यादा उनके साथ बैठने वाला एक इंसान हूँ, जो कि उन्हीं के बेंच पे बैठता है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझता है। क्योंकि सर मैं अपने स्कूल में, जैसे मुझसे ना मेरे को एक कमेंट बहुत आता है, व्हेन बैक बेंचर बिकम्स अ टीचर, क्योंकि मेरी बात करने का स्टाइल, मैं बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं हूँ, बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं उन चीज़ों पे बात करता हूँ हमेशा क्लास के अंदर, पेड बैचेस के अंदर, यूट्यूब पे, जो बच्चे के मन में चल रही होती है। क्योंकि हम लोगों ने सर बहुत साल पढ़ाया है, तो हम लोगों को बच्चे की हर एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में पता होती है। जैसे जब एक लेट अस सपोज हम लोग चैप्टर पढ़ा रहे हैं लाइट, अब लाइट में मैं चैप्टर शुरू होने से पहले, चैप्टर के बीच में और चैप्टर के लास्ट में उनको पहले ही बता देता हूँ आपको इस चीज़ में ज़्यादा दिक्कत आएगी, और वो 90% बच्चों को आती है। क्योंकि सर आप भी ये बात मानते होंगे, हमारे इंडिया में 90% बच्चा ऐसा है जो एवरेज है। 5% बच्चा ऐसा होगा जो हमारे दिल्ली में पढ़ रहा होगा, जो बहुत मैं इनको लल्लू बोलता हूँ, लल्लू हैं, और 5% बच्चे होंगे जो बहुत होशियार हैं। 90% वो हैं जो एवरेज हैं।
तो एवरेज बच्चा हमेशा से इस बात पे बड़ा खुश हो जाता है कि यार सर को मेरी प्रॉब्लम पता है, यार सर को कैसे पता कि मैं इस टॉपिक पे अटकूंगा, यार सर को कैसे पता कि आज मेरे साथ, जैसे हम लोग ऑफलाइन में बैठे होते हैं तो बच्चे की शक्ल देख के मेरे को समझ में आता है कि यार आज तेरे साथ कुछ हुआ है ना। हम लोग 12th क्लास के बच्चों के साथ ब्रेकअप की बात कर लेते हैं, बच्चे मुझसे अपनी पर्सनल चीज़ें बहुत शेयर करते हैं, और शायद वो इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमने उनको अलाउ किया। अब हमें अपनी लाइफ में ऐसे टीचर्स कभी भी नहीं मिले जिनसे हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर पाते। पर्सनल प्रॉब्लम तो बहुत दूर की बात है, हम क्लास में डाउट भी नहीं ले सकते थे क्योंकि उनका माहौल बहुत डराने वाला होता था। वो मतलब वो अपने आप को बहुत सुपीरियर फील करवाते थे, तो हम हमेशा डाउट पूछने से डरते थे। लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं किया, हम बच्चों को दोस्त बना के रखते हैं। अब लेट अस सपोज हम लोग क्लास के अंदर, जैसे एक चैप्टर है 10th का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बड़ी फ़नी एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारे ना ऑफिस में एक लड़का काम करता है, उसका नाम लक्ष्य है। तो ना मुझे क्लास में बैरियर मेथड्स के कुछ एग्जाम्पल देने थे, तो उसमें कॉन्डम था और कॉपर टी था। तो कॉन्डम्स तो मेरे पास थे, मैं शादीशुदा इंसान हूँ, तो वो तो मैं घर से ले आया। अब मेरे पास कॉपर टी नहीं थी, तो मैंने लक्ष्य को बोला कि भाई केमिस्ट शॉप पे जा और कॉपर टी ले आ। वो एक ऐसा बच्चा जो 12th पार कर चुका है सर, उसको पता ही नहीं था कॉपर टी क्या है। वो केमिस्ट शॉप पे गया, वहाँ 20 लोग थे, उसने सबसे पीछे खड़ा हुआ था और ज़ोर से बोला सर कॉपर टी है क्या आपके पास। तो उसमें से कुछ लोग उसको देखने लग गए घूर के, तो उसको समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसने कहा केमिस्ट शॉप वाले ने कि नहीं है हमारे पास कॉपर टी। वो किसी और शॉप पे गया, तो उसने वहाँ जाके पूछा कॉपर टी है क्या, तो वहाँ पे भी उसको सेम मिला। तो उसने मुझे फ़ोन में लाया, कह रहा सर ये कॉपर टी दवाई किस चीज़ की है। तो मैंने कहा भाई ये दवाई नहीं होती ये फीमेल के वेजाइना में लगता है, बैरियर मेथड है, बर्थ कंट्रोल का एक अच्छा मुझे भी नहीं पता था कि कॉपर टी जो है वो केमिस्ट शॉप पे नहीं मिलेगी, वो किसी डॉक्टर कोई प्रिस्क्राइब करेगा, किसी हॉस्पिटल से ही मिलेगी। द ओनली पॉइंट इज़ वो बच्चा 12th क्लास पार कर चुका था और उसको ये भी नहीं पता था कि कॉपर टी क्या होता है। तो वो मुझे बहुत अजीब हिट किया कि यार बच्चों को ये तक, और हमारी किताबों में लिखा हुआ है वो नाम। तो फिर मुझे समझ में आया कि मुझे चीज़ें क्लास में दिखानी चाहिए, तो हम कहीं ना कहीं बच्चों की उस साइकी को समझ पाए। अच्छा बच्चा क्लास के अंदर, जब मैं रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं इतना फ्रैंक हो जाता हूँ उनसे कि बच्चा मुझसे मास्टरबेशन के बारे में बात करता है क्लास के अंदर। तो बस मैं ये चाहता हूँ, क्या उसके मन में सवाल नहीं चल रहे थे, वो मम्मी से नहीं पूछ पाया, पापा से नहीं पूछ पाया, दोस्त से पूछेगा तो उसे लग रहा है उसका मजाक बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसको एक ऐसा बंदा चाहिए था जो स्टार्ट करे। सर मैं अगर अभी, आप शादीशुदा हैं सर? जी सर। सर अगर मैं अभी आपसे शादी के बैड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, 2 मैं आपको बोलूँगा तो 4 आप मुझे आगे से बोल दोगे कि हाँ सर है, ये भी है, ऐसा भी है। तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत चाहिए हम लोगों को कि भाई कोई हमारी प्रॉब्लम समझे। तो बिल्कुल ऐसे जब हम बच्चे से बात करना शुरू करते हैं तो बच्चा आगे से और मुझसे सवाल पूछता है, सर मेरे साथ कल ऐसा हुआ था, सर मेरे साथ कल ऐसा हुआ था। और वो सारी एक जर्नी है सर, हम जान के ऐसा फेक नहीं करते हैं, हम है ही ऐसे, जिसकी वजह से बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनता चला गया। वही सर, आप उनको एक शायद भैया बन के बात करते हो रादर देन सर, कह सकते हैं सर, बिल्कुल। और बहुत मुश्किल से वो टीचर बनते हैं। आज के ना सर जितने भी हम लोग जीतू भैया चल रहे हैं, बिल्कुल सर, तो आप बेसिकली उनके जेनुअनली जीतू भैया हो। और मुझे लगता है कि सर वो जो बच्चे होते हैं ना, बड़ी उस एडोलेसेंट स्टेज पे होते हैं जहाँ उनको एक सहारा चाहिए होता है, स्पेशली इमोशनली। वो आपने जो बात कही, सेक्सुअल हेल्थ इज एक्चुअली नॉट समथिंग विच इज़ एक्सेप्टेड बाय द इंडियन पॉपुलेशन, राइट। उनकी बात भी गलत नहीं हो सकता, वो केमिस्ट पे हो भी सही, तो इतनी दूर से उसने बात करी कि उसने वैसे भी एम्बैरेसमेंट के चक्कर में मना कर दिया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो जब बच्चे को एक आउटलेट दिखता है जहाँ वो अपनी दिल की बात, क्योंकि बच्चा भी परेशान होता है, दे आर गोइंग थ्रू सो मेनी स्टेजेस, लाइफ का प्रेशर अलग है, IIT करनी है, नीट UG करना, उसका प्रेशर अलग है। उस टाइम पे व्हेन ही फाइंड समबडी ही कैन इमोशनली बॉन्ड विद, आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग ही और शी हैज़ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो मैं बिल्कुल कहूँगा। एंड सर जो मुझे आपकी बेस्ट बात लगती है ना, आज आप एक स्टार हो, सेलिब्रिटी हो, बट आप वन ऑफ द फ्यू पीपल थे जिन्होंने शुरुआत में इंडिया में लो कॉस्ट टीचिंग शुरू करी, ठीक है। आज भी आप पूरे साल की फ़ीस, दोस्तों आप मानोगे नहीं, पूरे साल की फ़ीस 1500 रुपये है। 1500 रुपये पूरे साल के अंदर सारे सब्जेक्ट पढ़ाने की ये फ़ीस है। यानी ये हर स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल है, ठीक है। तो सर ये स्टेप जो कि ऑफ कोर्स मुश्किल है, जब आपके पास सर अगर लाख बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो जब पहली बार 10,000 बच्चे के आगे जाता है तो आदमी का मन करता है फीस बढ़ा देता हूँ, सही, 1500 के 2000 2500, बट आपकी पिछले 3 साल से शायद फीस सेम ही चल रही है।
नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ। प्लीज़। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हमारी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि बच्चे कम थे, और सर अगेन हमें भी खर्चे निकालने हैं। फिर जैसे जैसे हमारे बच्चे बढ़ते गए, ये हमने अपनी टीम से पहले ही प्रॉमिस किया था कि जैसे जैसे हमारे बच्चे बढ़ते चले जाएंगे हम फ़ीस कम करते चले जाएंगे। अब अगर ये फ़ीस इस साल 1500 रुपये है सर, हमने इस साल एक और बैच लॉन्च किया है 2.0 जो सिर्फ 1200 रुपये में है। अच्छा। हाँ जी, उसमें पूरे साल की पढ़ाई सेम होने वाली है, और आगे जाके अगर बच्चा हमसे और जुड़ता चला गया तो हम इसकी फ़ीस और कम करते चले जाएंगे। क्योंकि सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक ऐप के साथ था अपने डेली अपने इनिशियल स्टेजेस पे जब हमारे 50,000 सब्सक्राइबर थे। उस ऐप का नाम दुरीना ऐप था सर वो। तो वहाँ पे हमारे कोर्सेज सर पूरे साल के, आपको यकीन नहीं होगा, 99 रुपीज़ में गए थे। बस वो फ़र्क बात है कि वो ऐप मेरा नहीं था, मुझे पढ़ाना था, मुझे एक पैसा मिलता था। बट मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग आगे वो कोर्स सिर्फ 99 रुपीज़ में बेचते थे, और सर आपको यकीन नहीं होगा कई ऐसे बच्चे भी थे जिनके पास 99 रुपीज़ भी पे करने के लिए नहीं थे। तो मैं वो देख के बड़ा हैरान होता था कि 99 रुपीज़ में अगर मैं पूरे साल पढ़ा रहा हूँ तो, और वो बच्चा वो भी नहीं पे कर पा रहा। और कितने बार ऐसा होता था कि उन लोगों को वो कोर्स फ्री में बांटते थे कि बेटा आप पढ़ लो अगर आपके पास 99 रुपीज़ भी नहीं है। तो सर मतलब हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हमें पता है कि यार 1500 रुपये बहुत कम है, लेकिन कहीं कहीं जगहों पे 1500 भी एक बहुत बड़ी रकम है। ट्रू। और जिसकी वजह से हम लोग स्कॉलरशिप्स भी लाते रहते हैं कि बेटा आप टेस्ट परफॉर्म कर दो, अगर आपके अच्छे मार्क्स आए, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा सर, लेकिन हमने इस साल 2000-2500 बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी कि बच्चा आए और फ्री में पढ़ ले अगर वो डिज़र्व करता है तो ऐसा है सर। नहीं सर, मैं ज़रूर कहता हूँ कि ये देश आपको थैंक करता है, बिकॉज आई थिंक एक आप हो, एक अलग पांडे सर है। बिल्कुल सर। आई थिंक आप लोग वो हो जिन्होंने ये ट्रेंड को स्टार्ट करा। तो आपको क्या लगता है कि सर ये जो लो कॉस्ट टीचिंग है इसमें जेन्युइन एफिशिएंसी आ पाती है? सर अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि मैं अपना टिकट साइज़ मान लो आज 20,000 रुपये कर देता हूँ, मैं एक कोर्स 20,000 रुपये का बेचता हूँ और मुझसे एक्स बच्चा पढ़ता है, पर अगर मैं उसको 20,000 के बजाय 1,000 कर दूँ और मुझसे बच्चा 20x पढ़ ले तो मेरी जेब में पैसा तो उतना ही आ रहा है ना सर। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए मोटिवेशन दो चीज़ें होती हैं सर। एक टीचर के लिए दो मोटिवेशन है। सबसे पहला है सर बच्चों का रिव्यू, कि हमारे को कमेंट्स कैसे मिल रहे हैं। सर जब मेरी पहली 3 वीडियोस मैंने यूट्यूब पे पोस्ट की थी, पहली 3 मेरी वाइफ़ के कहने पे, सर मैं यूट्यूब पे नहीं आ रहा था, मेरी वाइफ़ ने मुझे बोला कि आपको यूट्यूब पे आना चाहिए क्योंकि आपका कंटेंट लोग पसंद करेंगे। हमारे पास शायद 500 वीडियोस हमने शूट कर रखी थी जो हम इंस्टा पे और फेसबुक पर डालते थे। तो मेरी वाइफ़ ने कहा कि इंस्टा और फेसबुक आपको उतनी रीच नहीं देगा, आपको यूट्यूब पे आना चाहिए। इसने मुझे बहुत बोला, मैंने मना किया, लगभग 1 महीना मैंने मना किया। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत बिलीव करता हूँ, तो एक दिन मैं सोच रहा था क्या पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये मेरे लिए लेके आ रहा हो। तो मैंने फिर इसके कहने पे 3 वीडियोस डाली सर। उन 3 में से 2 वीडियोस वायरल हो गई। एक पे उस वक्त शायद 13 मिलियन व्यूज़ थे और एक पे कुछ 5 के आसपास। तो मुझे लगा कि वायरल कोई भी हो जाता है, बट मैंने जब वहाँ जाके कमेंट पढ़े तो मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर मुझे और मोटिवेशन हुई काम करने की। अभी भी हम लोग जो वन शॉट डालते हैं यूट्यूब पे उसके कमेंट पढ़ के हम लोग मोटिवेट होते हैं। मैं रोज़ रात को, मेरी आदत है, मैं, मेरी वाइफ, मेरे ब्रदर, हम लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, लाइक करते हैं, कुछ कुछ के रिप्लाई करते हैं क्योंकि हमारे लिए वो बहुत बड़ी मोटिवेशन है। सेकेंड, एक टीचर के लिए सर देखो घर चलाना बहुत ज़रूरी है। तो जब हमसे हज़ारों लाखों बच्चा पढ़ना शुरू हुए तो हमें समझ में आ गया कि हम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। सर मैं 1 साल ये कोर्स बेच सकता था, मैं 2 साल, हम हर साल बढ़ते जा रहे हैं। और हमने ऑफलाइन से ये सीखा है कि एडवर्टीजमेंट से बच्चा आपका कोर्स नहीं खरीदता। ठीक है वो कुछ इम्पैक्ट करता है, हमारे फील्ड में सबसे ज़्यादा चीज़ जो इम्पैक्टफुल होती है वो माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट होती है। अब जैसे आप मेरी वीडियोस देखते हैं, ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जिनके बच्चे हैं, वो वीडियोस देखते हैं और अपने बच्चों को ज़बरदस्ती कोर्स दिलवा देते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि रोड पे मुझे पेरेंट्स मिले और बच्चे में जानते भी नहीं हैं, पेरेंट्स हमें जानते हैं और कहते हैं कि आपका कोई कोर्स है कि मैं अपने बच्चों को ज़बरदस्ती दिलवाऊंगा। तो हमारी वो पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये चीज़ मोटिवेशन हमें देती है और इसकी वजह से ही हम शायद प्राइस बहुत कम कर पाए और हो सकता है आगे जाके और भी कम कर दें। तो सर अलग पांडे सर के साथ आपकी एक छोटी सी कॉन्ट्रोवर्सी रही है। मैं देखा था संदीप महेश्वरी सर के आप उसमें गए थे, उसके उन्होंने उस शो में आपने कुछ बात कही थी। सर वो बात क्या थी एक्चुअली में? सर वैसे ना लोगों को लगा कि वो अलग पांडे सर के साथ कंट्रोवर्सी थी, एक्चुअली वो बन गई। मतलब शायद सर को पता भी ना हो, मुझे नहीं पता। मैं संदीप सर के शो पे गया था तो वहाँ पे ना आपको पता होगा ऑडियंस बैठी होती है और रैंडम क्वेश्चन पूछती है। तो वहाँ पे एक ऑडियंस ने कहा कि
सर आप एक्सपेरिमेंट से पढ़ाते हैं, आप हर एक टॉपिक के एक्सपेरिमेंट डालें प्लीज़। तो मैंने उनको बताया कि हर चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं डाले जा सकते, जैसे कि रिप्रोडक्शन। तो वो हंसी मजाक वाली बात हुई। तभी एक बच्चे ने बोला कि सर अब तो बाकी क्रिएटर्स भी एक्सपेरिमेंट कराना शुरू कर चुके हैं। तो मैंने बोला कि यार मैं ना उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो एक्सपेरिमेंट करके रीज़न देते हैं, ताकि बच्चे के मन में जो सवाल था, जैसे सर मैंने आपसे आज ना एक चीज़ सीखी है नई, कि ये जो पानी है स्विमिंग पूल का, ये आप साल में एक बार चेंज करते हो, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ कंटेंट बनाऊंगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये बोल दूं कि ये पानी साल में सिर्फ एक बार चेंज होता है, लेकिन मैं आपको रीज़न नहीं दूं, तो ना जो बच्चा जेन्युइनली सीखने आया है कुछ, वो क्या सीख के गया, क्यों एक साल में चेंज करना, और अगर साल में एक बार चेंज हो रहा है तो ये साफ कैसे हो रहा है। लोग समझेंगे कि हम अनहाइजेनिक है। हाँ एग्जैक्टली सर, हम अनहाइजेनिक नहीं है। वही बात है सर। तो मैंने बस वहाँ पे ये बोला कि जो लोग एक्सपेरिमेंट तो कर देते हैं लेकिन उसके पीछे का रीज़न नहीं देते, वो मेरे लिए टीचर नहीं है, वो जादूगर हैं। और सर अलग सर के आपने अगर देखे हों कंप्लीट लेक्चर्स, वो बहुत अच्छे टीचर हैं सर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उनके आज तक कोई लेक्चर नहीं देखे हैं कंप्लीट, बट बच्चा उनको इतना प्यार करता है और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वहाँ पे ना हुआ क्या कि लोगों ने पता नहीं क्यों सिर्फ अलग सर से ही उसे कनेक्ट कर दिया, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। फिर अगले दिन मैं देखता हूँ अलग सर वर्सेस आशु सर, अगर आप सर्च करो तो बहुत सारी वीडियोस बन गई, बीच में दरार आ गई, मैं ऐसे हूँ। अच्छा अब हुआ क्या, मैं सर आपको इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। 1 साल हो गया इस बात को, और हमारी सर और मेरी बात हो रही है, अच्छे से हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, हाय हेलो चलती है। तो अलग सर का मेरे पास कॉल आता है कि सर मेरी, अच्छा एक तो ना मुझे पता नहीं था कि उनकी शादी नहीं हुई है, तो अलग सर का मेरे पास कॉल आता है कि सर मुझे ना आपको इनवाइट करना है। तो मैंने कहा सर हाँ मैं बिल्कुल आऊँगा, बताइए। तो उन्होंने कहा मेरी शादी है। तो मैंने कहा सर आपकी शादी हुई नहीं थी अभी तक? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं। तो बड़ा फ़नी सा हुआ वहाँ पे। तो उन्होंने कहा नहीं मेरी शादी है, आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, रिसेप्शन है, आप प्लीज़ आइएगा। तो मैंने कहा हाँ सर मैं आऊँगा। अब मैंने ना ये बात अपनी टीम को बताई, ये बात मैंने कहीं शेयर नहीं किया सर, और ये फैक्ट है, मैंने अपनी टीम को बताई। तो मेरी टीम ने मुझे कहा कि सर आप मत जाओ क्योंकि वो कंपटीशन है एक्सेट्रा। और सर मेरे दिमाग में कभी ऐसा रहता नहीं है। तो ना मेरे को था कि अगर मैं अब नहीं गया तो वो जो लोगों को लगता है कि हमारी लड़ाई है, ऐसा कुछ है, तो वो ये ना हो कि वो बात ही रहे। तो मैं सर की शादी में गया, मैंने उनके साथ वीडियो, और सर ने मेरी बहुत, हमारे साथ मतलब बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया हमें। और सर बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने उनसे चीज़ों के ऊपर सजेशन भी मांगा है, और खासकर प्रतीक सर से मैंने एक बार ही बोला भी था कि मुझे मिलना है, कुछ कहीं भी अटकता हूँ तो मैं कभी एक बार प्रतीक सर को मैसेज करता हूँ इस बारे में। तो बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था सर कि मेरे दिमाग में सिर्फ वही चल रहे थे। अब मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे क्रिएटर ऐसे थे जो सिर्फ वीडियो डाल देते थे लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं करते थे। तो मुझे लगता था कि फिर जादूगर और उनमें फ़र्क क्या रहा। तो बस वो मैंने, मेरे दिल में था, मैंने बोल दिया, बट वो शायद गलत ट्रैक पे चला गया। तो बताना चाहोगे कौन से क्रिएटर है वो? सर ऐसा नहीं है, देखो अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बहुत सारे क्रिएटर हैं, आपने देखा होगा, जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिनके चैनल एक्सपेरिमेंट से खड़े हुए हैं, बट वो टीचर नहीं है क्योंकि वो रीज़न नहीं देते हैं। मान लो लेट अस से सर मैंने गाड़ी में ब्लास्ट कर दिया, ये वीडियो देखने बच्चों को बहुत मज़ा आता है, मैं भी देखता हूँ, बट वो ब्लास्ट क्यों हुआ, उसके पीछे का रीज़न तो कहीं नहीं आया ना। सोडियम पानी में जाके धमाका करता है, बट क्यों करता है? क्योंकि सोडियम पानी से रिएक्ट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हाइड्रोजन में आग लग जाती है। तो ये रीज़न कोई नहीं दे रहा था, तो उनसे मुझे थोड़ा सा बस चिढ़ थी। बट ऐसा नहीं था कि अलग सर तो अपने कंप्लीट लेक्चर में सब पढ़ा चुके थे। अच्छा अब पता नहीं क्या ये तुक्के की बात हुई कि शायद अलग सर ने एक्सपेरिमेंट डालने बंद कर दिए उसके बाद, या वीडियोस भी जो थी उनके चैनल पे हट गई, तो वो बच्चों ने शायद और कनेक्ट करना शुरू कर दिया कि इस वजह से हुआ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। रूमर्स है जो बस बढ़ती गई। हाँ हाँ सर बिल्कुल है सर। उस पे एक्सप्लोजन हो गया बस। सर मैं अलग सर की जैसे अलग अलग फील्ड में, मैं वॉल्टर लुइन सर आप जानते हैं MI, मैंने वो वीडियो देखी है उनकी। हाँ सर मेरे लिए आप समझें कि अगर आप मुझे बोलोगे कि यहाँ पे भगवान मिल रहे हैं और यहाँ पे वॉल्टर लुइन सर, तो मैं उनके पास जाऊँगा क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन वो हैं, हर जगह मैं बोलता हूँ। ऐसे ही हर जगह से कुछ ना कुछ चीज़ें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो आप भी जानते हैं कि एडटेक में इतने कम कॉस्ट में पढ़ाई कौन लेके आया, अलग सर लेके आए, और वो शायद अब आप कितना मर्जी कर लो, पहले तो वही थे ना। तो बस वही है, उनकी उस लेवल पे बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। तो सर अब एडटेक सेक्टर की बात ही हो रही है। सर आप आज के दिन पे दोनों मीडियम से पढ़ाते हो, आपके ऑफलाइन सेंटर्स भी हैं, आप ऑनलाइन भी पढ़ाते हो, तो सर आपको क्या लगता है, आपको किस में ज़्यादा मज़ा आता है एंड बेटर एफिशिएंसी एक स्टूडेंट के लिए क्या है?
सर हम लोग ना K-12 के बच्चों को पढ़ाते हैं और हमने जब जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो मुझे लगता था कि बच्चा ऑनलाइन तो नहीं पढ़ सकता, ऑनलाइन कैसे पढ़ लेगा, इतना छोटा है, डाउट कैसे होंगे, ये सब कैसे होगा। और पहले साल मेरे मन में यही थॉट था कि ऑफलाइन बहुत अच्छा है, बेस्ट है। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि हम लोग ऑनलाइन में अपने आप को बढ़ा रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं और बॉन्ड कैमरे से दोस्ती होती जा रही है, कैमरे में इमेजिन करने लग गया बच्चा बैठा है। तो अब मुझे लगता है कि दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। जैसे ऑफलाइन का एक फ़ायदा ये है कि बच्चे को घर से निकल के यहाँ आने में मज़ा आता है, उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी बूस्ट होती है। हम सामने, इट इज़ लाइक कि आप घर बैठ के भी यूट्यूब पे देख के किसी को एक्सरसाइज कर सकते हो, पर जब आप जिम में जाते हो आपके साथ और लोग होते हैं, आप वर्कआउट बेहतर कर पाते हो, कंपटीशन लेवल बेहतर बढ़ता है। अकेले कमरे में तो आप अकेले ही हो, वहाँ पे दूसरा बच्चा आंसर देता है तो आपको बुरा लगता है, अगले दिन आप और मेहनत करके जाते हो। तो ऑफलाइन इज़ बेटर अगर कोई बच्चा एवरेज है या उसको लगता है कि वो घर पे नहीं पढ़ सकता अकेले में। ऑनलाइन के फ़ायदे सर हमारे लिए ये हैं कि हम हर जगह नहीं जा सकते एट सेम टाइम। हम एक बैच में 100, 150, 70 कितने बच्चे पढ़ा लेंगे, लेकिन ऑनलाइन में वही स्केलेबल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऑनलाइन बच्चों को बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि हमको ज़्यादा बच्चे मिलते हैं तो उनको सस्ता पड़ जाता है। तो सबके फ़ायदे और नुकसान हैं, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चा बहुत ज़्यादा होता है तो शायद सारे डाउट क्लियर नहीं हो तो पाते सर हैं। अगर मैं एक सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है? सर आप ऐसा कह सकते हो कि दिल ऑफलाइन है और दिमाग ऑनलाइन है, ऐसा कह सकते हो आप। मतलब मज़ा ऑफलाइन में ज़्यादा आता है और लेकिन हम कनेक्ट लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ ऑनलाइन कर सकते Scalability हैं। यस सर, बस। सर आप टीचर भी हो, आप एक इंस्टीट्यूट के ओनर भी हो, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आजकल जो टीचर्स हैं स्पेशली K-12 नीट यूजी सेगमेंट के अंदर, सर ये मोटिवेशन ज़्यादा होती है, मौज मस्ती ज़्यादा होती है और कंटेंट कम होता है? सर हमारे जो ऑफलाइन सेंटर है ना उसमें मतलब ऐसा है कि मैं वो वाला टीचर हूँ जो मौज मस्ती थोड़ी ज़्यादा करता है और कंटेंट के टाइम पे कंटेंट देता है। लेकिन हमारे बाकी सारे टीचर्स थोड़े से बहुत अलग हैं। सबका अपना अपना जैसे लेवल होता है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हो कि आजकल चीज़ें ओवर द बेल्ट भी चली गई हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं वहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी, बट ठीक है चली गई। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि कुछ टीचर आते हैं ऑनलाइन में और मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल पे ही टीचर एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं, उस चैनल पे जहाँ पे पढ़ाई होनी चाहिए थी, वो थोड़ा मुझे अजीब लगता है। मतलब वो चीज़ अच्छी है, की जा सकती थी, बट अपने पर्सनल अकाउंट पे की जा सकती थी, तो वो थोड़ा सा अजीब लग जाता है कि शायद अटेंशन सीख कर रहे हैं या पता नहीं क्या, उनको समझ में भी नहीं आया कि ये वहाँ नहीं करना चाहिए था, वो थोड़ा सा अजीब लगता है। टीचर्स बच्चे के रिस्पेक्ट से बहुत, आपने देखा होगा शायद एक सीन हुआ था कि बच्चे ने टीचर को चप्पल से मारा, वो रिकॉर्ड हुआ, तो वो भी बहुत अजीब है। तो मोटिवेशन फनी चीज़ें होना ज़रूरी है, लेकिन जैसे अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप मूवी देख रहे हो और 3 घंटे में सिर्फ आइटम सॉन्ग ही चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता आपको मज़ा आएगा। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप एक पिक्चर देख रहे हो, लेकिन बीच में एक आइटम सॉन्ग आ जाए तो आपको मज़ा आता है, फिर आपको और एनर्जी मिलती है, फिर आप दोबारा पढ़ाई में लग जाते हो। तो ऐसे बीच बीच में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं है। सर आप शायद 11वीं से ही पढ़ा रहे हो, जब मैं 11th में था। हाँ जी। 11 से आप फैकल्टी बन चुके थे। सर आपने एक फैकल्टी मतलब फ्रॉम नोविस टू अ प्रोफेशनल एक जर्नी देखी है, और आज आप प्राउडली कह सकते हो यू आर अ प्रोफेशनल फैकल्टी, दैट्स योर मेन सोर्स ऑफ इनकम, राइट? तो सर अगर आज एक बंदे को K-12 नीट यूजी या फैकल्टी बनना है तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस होनी चाहिए? सर अगर कई बार तो बच्चों टीचर्स को लगता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत डिफरेंट है, बट ऐसा नहीं है। कई लोग बहुत फेक हो जाते हैं जब वो ऑनलाइन आते हैं, उनको लगता है कि मुझे ऐसा बिहेव करना चाहिए, बट मुझे लगता है वो लंबे समय तक चलता है। तो सबसे पहली बात तो कि आप कैसे बाकियों से अलग हैं, दूसरों को कॉपी करना बंद कर दो। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग दूसरों को कॉपी करते हैं और जो उनका खुद का एक यूएसपी है, यूनिकनेस है, वो चली जाती है। जैसे दिव्य कीर्ति सर हैं, दिव्य कीर्ति सर कितने काम हैं जब वो पढ़ा रहे हैं। अब आप इमेजिन करो कि दिव्य कीर्ति सर क्लास में चिल्ला के और गला फाड़ के पढ़ा रहे हैं, तो आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। अब कोई दिव्य कीर्ति सर मैं अगर दिव्य कीर्ति सर बनने की कोशिश करूं, पहली बात तो बहुत दूर की बात है, बट वैसी कामनेस शायद मेरे जीवन में कभी भी नहीं आएगी। मैं चाहे 10 साल किसी बाबा के अंदर रहना सीख के भी आ जाऊँ तो भी शायद नहीं आएगी। तो सबकी अपनी अपनी यूएसपी, आप पढ़ाते हैं आपकी अलग होगी, मेरी अलग होगी। तो दूसरों से इंस्पिरेशन लेना अलग बात है, लेकिन उनको कॉपी करके सीधा वैसा करना मुझे लगता है बंद कर देना चाहिए। सेकंड,
मुझे लगता है कि बच्चों के पैसे की वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। मैं सर बहुत सारे टीचर्स देखे हैं यूट्यूब पे जो बहुत फेमस थे, उन्होंने बच्चों से पैसा लिया, कोर्स कंप्लीट नहीं कराया और आज वो ज़ीरो हो गए हैं। क्योंकि मेन क्रेडिबिलिटी तो आपकी कोर्स कंप्लीट करना है। आप ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, अगर आपने पैसे ले लिया बच्चे से, कोर्स कंप्लीट नहीं किया, तो अगले साल माउथ एडवर्टीजमेंट से वो कम होता चला जाएगा। तो अपनी यूनिकनेस को पहचानो, बच्चों से बॉन्ड बनाना बहुत ज़रूरी है, कोर्स कंप्लीट करना है, बच्चे के पैसे की वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी है। और जो कंटेंट लाते हो वो कंटेंट कहाँ से लाना चाहिए? सर पढ़ाने का या वीडियोस का? पढ़ाने का। सर पढ़ाने का कंटेंट मुझे लगता है हमारे पास किताबें बहुत हैं, NCERT बेस्ट किताब है मुझे लगता है हर एक सब्जेक्ट की। वहाँ से विद पीरियड ऑफ टाइम वो इम्प्रूव होता रहता है। जैसे अगेन मैंने आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कंसेप्ट है, मुझे पता है मुश्किल है, तो मैंने इसके 50 क्वेश्चन डाले। अब मैंने 50 क्वेश्चन कराए, तो बच्चा कहता है सर मुझे साइन आई बाय साइन आर वाला तो समझ में आ गया, लेकिन अभी भी मुझे स्पीड ऑफ लाइट वाला कंसेप्ट समझ नहीं आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो मैं समझ गया यार इसका मतलब 50 क्वेश्चन कम है, तो अगले साल मैंने उसके 10 क्वेश्चन और डाल दिए। तो वो विद पीरियड ऑफ टाइम बच्चों के साथ, सर अभी देखो यही तो फ़र्क है ना कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में। जब बच्चा आपके पास ऑफलाइन आता है तो आप हर साल इम्प्रूव करते हो, ऑनलाइन में आपको कहीं ना कहीं वो उतना अच्छा फीडबैक नहीं मिल पाता है, इसलिए ऑनलाइन में थोड़ा सा इम्प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। ऑफलाइन में बच्चा आपके पास आता है, आपको बताता है कि सर मुझे यहाँ दिक्कत है, तो आपको लगता है अरे यानी कि अच्छा 10 बच्चों ने मुझे बोल दिया, इसका मतलब मैं ये टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ाता हूँ, तो मुझे अगले साल इस टॉपिक पे मेहनत करनी चाहिए। तो फीडबैक को बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए। क्लास में कितनी बार होता है बच्चे कहते हैं कि सर ये टॉपिक गलत पढ़ा दिया आपने, अब मैं उस पर अड़ जाऊँ कि नहीं यही सही है, ऐसा नहीं है। अच्छा बेटा मैंने गलत पढ़ा है, लेट मी चेक, मैं एक बार गूगल, जैसे शुरुआत में होता था सर ऐसा, गूगल किया, हाँ यार ये तो मैंने गलत कर दिया, आओ बच्चों से करेक्ट कर देते हैं, सॉरी इसके लिए। तो ये टीचर को वेलकम करना सीखना होगा, ना कि इस पर अड़ जाएं कि नहीं यही सही है, ऐसा ऐसा। अपने आप को हर बच्चे के लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड पर्सनालिटी बनानी है बेसिकली। यस सर। आई थिंक ये आपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में सीखा। अब मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ सर, आपने 15 साल हो गए आपको फैकल्टी की तरह? हाँ जी सर। तो सर सबसे मुश्किल चीज़ आपको क्या लगी पूरे इस फेज के अंदर? मेरे लिए मुश्किल एज अ फैकल्टी? एज अ फैकल्टी सर लर्निंग पीरियड, अगर मैं लर्निंग चीज़ पूछूं, मतलब आपने कहा कि यार ये चैलेंज आया, उसको पार करना सबसे मुश्किल था। सर मेरे लिए था कि मैं जब एज अ टीचर शुरुआत की मैंने, तो मैं बहुत ज़्यादा बच्चों से बहुत ज़्यादा फ्रैंक होता था, मतलब बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं तब खुद भी एक स्टूडेंट था, तो मेरे लिए ना वो थिन लाइन डिफाइन करना बड़ा मुश्किल था इनिशियल डेज पे। तो बहुत बार ऐसा होता था कि सर मेरे पास पेरेंट्स आ जाते थे कि आपने बच्चे से ऐसे बात की, ऐसे बात की, तो मैं समझ गया कि एक ना बहुत थिन लाइन है, उसको मुझे डिफ़ाइन करना होगा। जैसे एक चैप्टर होता था अल्कोहल फिनॉल ईथर में, तो मैं अल्कोहल के बारे में मैं बहुत सारी बातें कर दिया करता था कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तब मुझे समझ में आता था कि पेरेंट्स मुझे फीडबैक देते थे कि सर ऐसा नहीं है, ये नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। तो मेरे लिए वो बहुत चैलेंजिंग था। मैंने अपनी मम्मी को बोल रखा था कि मम्मी मैं अपने जीवन में जेल एक बार पक्का जाऊंगा, और उसका रीज़न यही होगा कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। तो लेकिन सर, और ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, तो धीरे धीरे वो थिन लाइन डिफाइन हुई कि मुझे इसको क्रॉस नहीं करना। सर आज के दिन पे सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म सर फैकल्टीज़ के बेसिस पे चलते हैं, सारा क्रेडिट फैकल्टीज़ को जाता है। मैं खुद एक चलाता हूँ तो मुझे पता है। सर आपको कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से बड़े बड़े ऑफ़र आए होंगे, तो ये थोड़ा सा सीक्रेट पूछूंगा कि सर आपको मैक्सिमम ऑफ़र क्या है आज तक का? हाल ही में जब हमारे 3.5 और 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए थे, तो एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी है, उन्होंने हमें अप्रॉक्सीमेटली 50 टू मतलब वो डील 80 तक थी स्टॉक्स वगैरह मिला के, तो 80 CR का ऑफ़र दिया था और लगभग हमारी डील साइन भी होने वाली थी। बट लास्ट मोमेंट पे हम लोगों ने मना किया, क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ हुआ, एक्चुअली वो कंप्लीट एक्विजिशन की डील थी। सर 80 करोड़ रुपए मेरे लिए आज से 1.5 साल पहले एक बहुत बड़ी रकम थी, और मेरी लाइफ में जो फेस चल रहा था मेरे लिए, तो वो मुझे हर चीज़ से बाहर निकाल देती। तो मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं, पता नहीं क्यों, कि मैंने जिसको इतने प्यार से खड़ा किया है वो सब चला जाएगा। और मैंने अपने घर वालों की भी ज़्यादा नहीं सुनी, वो मना करते रहे, लेकिन मैंने कहा नहीं, कंप्लीट एक्विजिशन मुझे लगता है एक अच्छा तरीका होगा। तो हम लोगों ने होटल में बैठ के हाँ बोल दिया। अगले दिन हमारे पेपर साइन होने थे, फ़ोटोज़ भी क्लिक हो गए कि कल से हम ये लॉन्च हो जाएंगे। फिर अब भगवान कह लो या जो मर्जी कह लो, वो चीज़ें एक दिन डिले हो गई और हमारी फ़्लाइट थी।
तो हम लोग दिल्ली वापस आए, तो रास्ते में मेरे ब्रदर ने मुझसे एक सवाल पूछा कि भाई जो तुझे अगर ये तेरे बैंक में कल पैसा हिट हो जाता है तो तू इससे सबसे पहले क्या करेगा? तो मैंने कहा सर मैं एक गाड़ी लूँगा अच्छी सी और एक घर लूँगा अच्छा सा, और जो भी कर्जा है वो चुका दूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो बाकी 70-80% पैसा बच गया उसका क्या करेगा? तो मैंने कहा सर वो क्या करूँगा, कुछ नहीं, बैंक में रहेगा। तो उन्होंने कहा कि जब तेरे को रोड पे बच्चे मिलते हैं और जब तेरी वीडियोस 100 मिलियन व्यूज़ पार करती हैं तो तुझे बेहतर ज़्यादा लगेगा या तब ज़्यादा बेहतर लगेगा कि जब तेरे बैंक में सिर्फ पैसा पड़ा और तू उसका कुछ कर भी नहीं रहा? तो हमारी 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी, तो मैं 2.5 घंटे बस इसके बारे में सोचता रहा। हम लोग नीचे बस से उतर के एयरपोर्ट तक जा रहे थे, तो मैंने सर को बोल दिया कि सर हम ये डील कैंसिल कर देते हैं। और अगले ही दिन 2-3 दिन बाद हम लोगों ने अपना खुद का कोर्स लॉन्च किया। और सर आज की डेट में मैं बहुत प्राउडली ऐसा कह सकता हूँ कि हमने अपने सारे कर्जे भी चुका दिए, मैंने अपने सपने की गाड़ी भी ले ली, हम लगभग अपने सपने के घर में भी हैं। कौन सी गाड़ी चला रहे हो सर? सर अभी मैं फ़िलहाल फॉर्च्यूनर चला रहा हूँ। अच्छा सर मुझे बहुत कई लोग मुझे रोहिणी बॉयज, मैं भी रोहिणी का हूँ, फॉर्च्यूनर मेरी भी ड्रीम कार है। उसको देख के जो मुझे मज़ा आता है ना, मुझे नहीं पता क्यों आता है। मतलब मेरी वाइफ हेट करती है फॉर्च्यूनर को, मैं तब भी उसको 2 हफ्ते में एक बार ले जाता हूँ कि एक दिन यहाँ करेगी तो मैं गाड़ी लूँगा। सर एक्चुअली वो ना ऐसा है कि मतलब उस गाड़ी से मेरा ना ड्रीम था वो गाड़ी, तब जब मैं साइकिल पे था। हाँ। तो तब से मेरी ज़िद थी कि मुझे बस वो लेनी है। और जब वो मैंने ली, सपनों का घर आया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था कि वो मैंने खुद जब 1 साल में ले लिया तो मैं अपना सब कुछ वहाँ देने जाने वाला था। तो मैं यहाँ पे सबको बस एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप अपने काम पे बिलीव करते हो, आपको मज़ा आ रहा है सबसे ज़रूरी, और आप कुछ चेंज लेके आ रहे हो दुनिया में और आप किसी का भला कर रहे हो, तो अपना ही करो तो वो बेहतर है, क्योंकि आप अपने मर्ज़ी के मालिक हो। वहाँ मुझे वो जो बोलते वीडियो डालनी पड़ती, हो सकता है वो मुझे बोलते कि इन यूट्यूबर्स के साथ डांस करके दिखाओ, शायद मुझे वो भी करना पड़ता। बट अच्छा हुआ कि वो डिसीज़न मैंने नहीं लिया। सर ऑल इज वेल विच एंड्स वेल एक्चुअली, एंड एंड में सर खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है सर। कि जब आप सुबह उठो ना, यू शुड फील दैट यू हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग एंड यू लुक फॉरवर्ड टू दैट डे। अगर वो नहीं है ना, सो लाइक कितना ही पैसा हो सर, वो तो पड़ा ही एंड में। सर मैं आजकल देखता हूँ इवन इन माई सेगमेंट, आपके सेगमेंट में तो सर ये है ही बहुत ज़्यादा, तो सर बच्चे ना टीचर को भगवान मानना शुरू कर देते हैं, उनको वर्शिप करते हैं, उनके एक एक चीज़ को फॉलो करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में घुस जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, मतलब कहाँ जा रहे हो सर, शादी हुई कि नहीं हुई, कमेंट्स पे लड़ रहे हैं आपस में, अपनी पढ़ाई छोड़कर टीचर की लड़ाई लड़ रहे हैं किसी और टीचर के बच्चे से, और ज़बरदस्ती। आई थिंक टेलीग्राम इज तो टेलीग्राम और यूट्यूब बेस्ट वे है ये। सही। सर डू यू थिंक दिस इज राइट? बच्चे का टीचर से कनेक्ट होना इन अ गुड वे इज़ बहुत अच्छा, लेकिन बच्चा कनेक्ट हो गया उनकी पर्सनल लाइफ को लेके, उनकी लड़ाइयाँ लड़ रहा है। जैसे यूट्यूब पे आपने देखा होगा सर, टीचर्स आजकल बहुत लड़ते हैं, तो बच्चा अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट करता है। सर मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे एक टीचर ने यूट्यूब पे दूसरे टीचर के लिए वीडियोस डाली, तो बच्चों ने उनके घर जाके कांच फोड़ दिए, उनके कोटा में उन्हीं टीचर के जिनकी वो 5 साल से रिस्पेक्ट करता रहा था, उनके पोस्टर फाड़ना शुरू कर दिया। और सर उनको रीज़न भी नहीं पता, अभी सामने वाले दूसरे टीचर की वीडियो भी नहीं आई है, आपको कुछ एग्जैक्टली पता भी नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि सर कभी कभार मुझे लगता है टीचर ये बच्चे होते भी नहीं हैं, पता नहीं कौन है, कोई पीआर टीम है जो बुरे कमेंट कर देती है वहाँ जाके। तो इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाना एक टीचर से इस लेवल पे जाके ये गलत है। टीचर के साथ टीचर लेवल पे कनेक्टेड रहना ये सही है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। गुरु को गुरु तक रखें। एग्जैक्टली सर। सर आपको लगता है, मतलब आपने एजुकेशन में एज अ फैकल्टी भी रहे हो, एज अ बिजनेस ओनर भी रहे हो, क्या एजुकेशन आज के दिन पे सिर्फ एक बिजनेस बन के रह गई है? नहीं सर, मुझे लगता है ये 2 वे है। मतलब फॉर श्योर टीचर बहुत कमा रहे हैं सर। आज से 10 साल पहले, मैं कहूँगा 20 साल पहले आप जाओ, अगर आप ये बोलते थे कि मैं टीचर हूँ तो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते थे, या वो सोचते थे कितना ही कमाता होगा। लेकिन सर आज की डेट में टीचर्स जो कमा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ वो अच्छे अच्छे डॉक्टर इंजीनियर्स के पे से बहुत ज़्यादा है सर। तो इस फील्ड ने टीचर्स को पैसा तो बहुत दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है टीचर्स की आदत भी बिगड़ गई है। सर मैं अभी एक मीटिंग में एक एडटेक के फाउंडर के साथ था, जिन्होंने अभी BR बाइसेप पे पॉडकास्ट भी दिया है। तो उनके साथ मेरी एक डिस्कशन हो रही थी इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने कहा कि मैं मोस्टली कंप्लीट एक्विजिशन नहीं करता, क्योंकि उससे टीचर्स आलसी हो जाते हैं।
क्योंकि उनको समझ में आता है कि मेरे पास सारा पैसा आ गया, अब मुझे क्या करना है पढ़ा के। सर जैसे हम ऑफलाइन टीचर हैं, और सर हम आज से 2 साल पहले तक पर मंथ वाले टीचर थे, हम बच्चों से पर मंथ पैसे लेते थे, और तो हमें हर महीने उतनी ही मेहनत करनी होती थी जितनी हम पिछले महीने कर रहे थे, क्योंकि हमें डर था कि बच्चा चला ना जाए। लेकिन अगर आपके पास इकट्ठा पैसा आ जाता था तो कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर है, थोड़ा सा एफिशिएंसी कम हो जाती थी। बिजनेस होना सर, अच्छा आपके हिसाब से बिजनेस होना एजुकेशन गलत है क्या? सर मैं बिल्कुल नहीं मानता। मेरे हिसाब से भी नहीं मैं मानता हूँ, मैं तो ये भी मानता हूँ, जैसे स्टूडेंट भी है, जैसे हमारी फील्ड में भी स्टूडेंट भी अपनी डिमांड रखते हैं। अब यस सर, सबको एसी चाहिए, ठीक है, सबको ये चाहिए कि एक लेवल का क्लासरूम होना चाहिए, एक लेवल का फैकल्टी होना चाहिए। Exactly, एवरीथिंग नाउ कॉस्ट बरी, राइट? बिल्कुल। आपको फैकल्टी को पैसा देना है, आपको क्लासरूम है, मतलब बड़े हॉल्स चाहिए, सुपर्ब साउंड्स चाहिए, ठीक है, लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि आंखों में ना आए, किताब पे गिरे सिर्फ। तो Yes, सब कुछ जो आ रहा है सर, कोई अपनी जेब से तो दे नहीं सकता ना। वो अब आप वही देखिए, हमारे ऑफलाइन की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे वहाँ खर्चे ज़्यादा हैं, और हमारे ऑनलाइन की फ़ीस हम 1500 रुपये में क्यों पढ़ा पा रहे हैं? क्योंकि हमारे खर्चे कम हैं। सर अगर मेरे खर्चे 1500 वाले ही हैं, लेकिन मैं पैसे 20,000 रुपये चार्ज कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है गलत है। लेकिन अगर मेरे खर्चे हैं 1000 रुपये वाले और मैं बच्चे से 1200 रुपये चार्ज कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एट दी एंड आपके पेरेंट्स, हमारे, मैं भी किसी का बाप हूँ, मुझे भी घर चलाना है। तो बिजनेस बोलना मुझे लगता है इस बात को गलत है। हाँ, ओवर हाइप कर देना, एक एक कोर्स 1 लाख रुपए का बेचना जिसकी वैल्यू एक्चुअली 2000 रुपये भी नहीं है, वो थोड़ा सा गलत लगता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि दैट कई बार आपने देखा होगा फैकल्टी है, जो फैकल्टी सोशल मीडिया पे बड़ा इन्फ्लुएंसर है, विदाउट कंटेंट, इवन विदाउट सब्सटेंस, बच्चे उसकी क्लास पे ज़्यादा जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ अ फैकल्टी जिसके सोशल मीडिया उतना इन्फ्लुएंस नहीं है बट कंटेंट बहुत सॉलिड है। सर बिल्कुल ऐसा है सर। मैं अभी आपने एक ना वेब सीरीज आई नेटफ्लिक्स पे, रेलवे मैन, जो भोपाल गैस के ऊपर थी। हाँ। तो उनके एक एक्टर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनका ना एक पॉडकास्ट का एक क्लिप आई मेरे पास। उन्होंने बताया कि जब उनको कास्ट किया जा रहा था एक रेलवे मैन के लिए, तो कुछ 4-5 क्रिएटर्स से ये सवाल पूछा गया था कि आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं। उनकी वीडियोस भी नहीं देखी गई कि वो कैसा एक्ट करेंगे, वो ये भी नहीं देखा कि क्या वो इस रोल के लिए सटीक हैं भी कि नहीं है। उन 4 से पूछा, अच्छा आपके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो आप आ जाइए, क्योंकि आप मूवी में आएंगे, आप व्यूज़ लेके आएंगे, आप अपनी ऑडियंस हमारे इस पर लेके आएंगे। तो सर कहीं ना कहीं टीचर्स को भी ऐसे ही उठाए। सर मैं बड़ी एक फ़नी बात है, मैं एक एडटेक कंपनी ने मुझे हमारे यहाँ मुझे इनवाइट किया और मुझे कहा कि आपके यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं? तो मैंने कहा सर 5 मिलियन। आज से कुछ टाइम पहले की बात है, अब तो हम 6.5 मिलियन है। तो उन्होंने कहा 5 मिलियन। मैंने कहा 5 मिलियन। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको इतने पैसे देंगे। तो मैंने कहा सर आपने मेरी कितनी वीडियोस देखी? उन्होंने कहा एक भी नहीं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उन्होंने मुझसे सिर्फ ये पूछा कि आपके कितने। ये एजुकेशन बिजनेस है सर एग्जैक्टली सर, ये एजुकेशन मैं बिजनेस कहना है। चाहूँगा। हाँ, कोई आदमी आपकी शफा को समझे ना कि यार आप कितना बढ़िया पढ़ाते हो, तो आदमी कहता ना हाँ यार ये मेरी स्किल है जिसकी अप्रिसिएशन हो रही है। एग्जैक्टली सर, सेकेंडरी है कि मैंने फॉलोअर कितने हैं। बिल्कुल। और चाहे सर मेरे पास भी इतने फैकल्टीज़ हैं जो लेजेंडरी फैकल्टीज़ हैं, बट वो आज 20 साल से पढ़ा रहे हैं, दे आर नॉट ऑन सोशल मीडिया, दे डू नॉट लाइक सोशल मीडिया। यस बिल्कुल सर। एंड उसके बाद भी दे आर टेकिंग लाइक 300 डेज ऑफ क्लासेस विद अस, ऑलराइट। तो ऐसा नहीं है, मतलब कंटेंट इतना सॉलिड है, बिल्कुल। बट वही बात है कि सर सोशल मीडिया पे नहीं है तो एक बच्चा सवाल उठा सकता है। बट मैं हर बार स्टूडेंट को यही कहूँगा कि यार सोशल मीडिया देख के किसी को जज ना करें, बिल्कुल। कंटेंट देखें कि एक्चुअली में आप बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि एंड में तो कंटेंट ही एग्जाम पास कराएगा, चाहे वो K-12 है चाहे वो नीट पीजी। एग्जैक्टली सर। तो सर अब आप मुझे बताओ, आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। सर व्हाट्स द टिपिकल डे इन आशु सर्स लाइफ? सर मैं सुबह लगभग 6-7 बजे उठ जाता हूँ, और कभी कभार साइकिलिंग, कभी कभार जिम, और फिर हमारी बच्चे को घर स्कूल छोड़ा। उसके बाद आके मैं मॉर्निंग का अपना पूरा डे अपने यूट्यूब को और इंस्टाग्राम के लिए शूट कर लेता हूँ। मेरा एडिटर हमारे घर ही आ जाता है, हम लोग साथ बैठ के एडिट करते हैं। अच्छा सर, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे जो साइंस एंड फन का जो हमारा 6.5 मिलियन का चैनल है, और मेरा जो इंस्टाग्राम है, उस पर सिर्फ एक इंसान की टीम है, वो हूँ मैं। और अभी हमने हाल ही में एडिटर रखा, आज से कुछ 3-4 महीना पहले। अभी तक मैं सारी वीडियोस खुद एडिट करता था। इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद भी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा कंटेंट, मुझे पता है कहाँ पे पंच लाइन आएगी, कहाँ पे ये आएगा, कहाँ पे वो। अब जो एडिटर हमारे साथ काम करता है, वो भी, उसको भी मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई तू मेरे साथ बैठेगा। वो मेरे साथ ही ऑफिस जाता है, आता है, मैं उसको बताता रहता हूँ।
बाकी हमारे जो साइंस एंड फन 1 मिलियन है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं उसकी टीम बहुत बड़ी है, बट यहाँ पे मैं खुद रिकॉर्ड, खुद शूट, खुद एडिट सब हम डिज़ाइन करते हैं। तो मॉर्निंग लगभग 2 बजे तक, आफ्टरनून में हम लोग सारा शूट वूट करके रख लेते हैं, क्योंकि 3 बजे से मेरी ऑफलाइन क्लास होती है। तो 2 से 3 खाना खाया, कभी कभार थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, फिर 3 बजे मैं अपना ऑफलाइन सेंटर चला जाता हूँ और वहाँ से लगभग 8:30 बजे के आसपास, कभी कभार 9 बज जाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास हो तो घर आ जाते हैं। घर में फिर कभी कभार ऑनलाइन क्लासेस होती हैं हमारी ऐप पे, 10, 11, 12 बजे सो के फिर अगले दिन से। तो भाई यही काम हाँ, ही चल बहुत रहा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाइफ नहीं है सर। हाँ है। तो सर अब मैं आपसे ना बहुत जल्दी आपसे पूछूंगा मैं। ठीक है। गाइस, इससे पहले कि मैं रैपिड फायर पे हूँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। तो मेरे पूरे पॉडकास्ट का आइडिया आशु सर के पॉडकास्ट से शुरू हुआ था। तो इन्होंने मुझे अपने नोएडा ऑफिस बुलाया था और इन्होंने मुझे कहा कि इन्होंने पॉडकास्ट से बुलाया था, मेरा इनके साथ है सर, आई थिंक फन टॉक्स नाम है हाँ जी, चैनल का, हाँ जी, राइट? हाँ जी सर। तो फन टॉक्स पे है मेरा। एंड जब मैं पहली बार बैठा सो आई रियलाइज कि ये वाला सेटअप ना, ऐसा ये माइक लगा हुआ, कैमरे लगे हुए 2-3, तो मैंने देखा और उन्होंने बातें करी मेरे से। एंड बहुत ही वो था इम्प्रॉम्प्टू, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ही गॉट टू नो मी विद इन हाफ एन आवर। एग्जैक्टली। ऑल राइट, यू टॉक अबाउट योर डीपेस्ट फियर्स एंड एवरीथिंग, आई रियली लाइक दैट। एंड देन वापस आकर मैंने हार्ट टू हार्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो शुरू किया। ठीक है, सो थैंक यू सर। अरे सर, आपने इंस्पायर किया एक Thank you बुलाने स्टूडेंट के हूँ लिए मैं सर। आपका अरे आज नहीं, से। नहीं, नहीं, ठीक है, मैं उस दिन से हूँ एक्चुअली स्टूडेंट तो आपका, कि यार ऐसा भी होता है। ठीक है, उस दिन शायद नोएडा ऑफिस में सर क्लास ले रहे थे, एकदम से आए, बैठे, हमने शुरू किया सब कुछ। मैंने कहा नाइस वे टू एक्चुअली ग्रो। सर, हाउ टू डील विद फेलियर्स इन लाइफ? सर मुझे लगता है आप अपने फेलियर से कैसे डील करें, टू बी वेरी प्रिसाइज? सर मेरी लाइफ में फेलियर आया, जो सेटबैक आया, मुझे लगता है कि अपने यूनिकनेस पे बिलीव करके और चीज़ों को रिपीट करके। मतलब अगर मुझे लगता है आपको कॉकरोच से डर लगता है, तो अगर आप उसे एक दिन उठाने की कोशिश करोगे तो डर लगेगा, अगले दिन उठाओगे तो डर कम हो जाएगा, और अगले दिन उठाओगे तो और डर कम हो जाएगा। तो अगर आप वो चीज़ें रिपीट करते रहो जिसमें आप फेल हो रहे हो, तो फेलियर सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। सर, आपका डीपेस्ट फियर क्या है? ये बहुत फ़नी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सीधा हाथ कट गया, अब मैं पढ़ाऊँगा कैसे। मतलब मुझे ऐसा कभी फियर नहीं हुआ कि लोग कहते हैं कि फैमिली लूज़ हो जाएगी, ये वो, या चैनल डाउन हो जाएगा। मुझे लगता है ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, मेरे को ये बहुत सपना आता है कि मेरा हाथ टूट गया, इसलिए बीच में मैंने उल्टे हाथ से भी लिखने की प्रैक्टिस की थी कि अगर मेरा ये वाला हाथ चला गया तो मैं कम से कम भूखा तो ना मरूं, और मैं उल्टे हाथ से लिखूं। फिर मैंने पढ़ा कि अगर आप उल्टे हाथ से लिखना शुरू करोगे तो सीधे से भूल जाओगे। अच्छा। तो फिर मैंने उल्टे से लिखना बंद कर दिया। पर मुझे ये पता नहीं क्यों बहुत आता है कि मेरा हाथ कट गया, या मेरा गले का ऑपरेशन हो रखा है एक बारी। तो मुझे वो फियर उस वक्त और जागा कि अगर मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी या मेरा हाथ चला जाएगा तो क्या होगा। सर, आपका बिगेस्ट रिग्रेट क्या रहा है आज तक? बिगेस्ट रिग्रेट रहा है मेरा कि मैंने बायो नहीं ली, क्योंकि जब मैं 11th-12th में आया और मैं अपने दोस्तों की किताबें पढ़ता था तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था, और अभी मुझे बायो बहुत अच्छी लगती है। तो मेरा रिग्रेट ये है कि काश मुझे बायोलॉजी में ले लेता। और एक और रिग्रेट है कि मैंने अपनी वाइफ की बात 6 महीना पहले मान ली होती तो शायद हम और ज़्यादा जल्दी ग्रो तो करते। कहते हैं सर, बीवी की बात तो मान ही लेनी चाहिए। बिल्कुल सर। तभी मैं फॉर्चूनर ले नहीं पाया। मुझे नहीं पसंद आती, पता नहीं कैरी कैसे हाथी जैसी गाड़ी है ये। मैं कहा और उस गाड़ी में जो टोरा है, मैं वर्ड यही कहूँगा, जो टोरा है, जो रौला है, वो उस गाड़ी के अंदर, और किसी गाड़ी में नहीं दिखता मुझे वो। पर सर आप तो मेवाक में घूमने वाले लोग हो। नहीं सर, वो सब कुछ है, बट उस गाड़ी का मुझे टोरा लगता है कि हाँ यार, ये गाड़ी जो है ना, ये तो बहुत बहुत सेक्सी गाड़ी है ये। आशु सर के लिए सक्सेस क्या है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सक्सेस फॉर आशु सर? कि बच्चों को साइंस से डर लगना बंद हो जाए, जो उनको फियर रहता है कि साइंस एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। वॉल्टर लुइन जी कहते थे कि अगर आपको फिजिक्स इंटरेस्टिंग नहीं लग रही तो आपके टीचर क्रिमिनल है। तो मैं वो क्रिमिनल नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ जो मुझसे पढ़े उसको साइंस फिजिक्स अच्छी लगे। सो फेम और मनी, 10 crores इन योर अकाउंट और 10 million सब्सक्राइब्स? सर वैसे तो ये कनेक्टेड है, बट स्टिल फेम, मतलब मुझे मज़ा आता है उसमें, बच्चे मिलते। सर फेम मुझे लगता है थोड़ा सा एक हो सकता है गलत वर्ड भी हो, बट फेम से मेरा यहाँ कहने का मतलब है जब बच्चे मिलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं काम को, तो वो पैसे से बहुत ऊपर है। मोटिवेट करते हैं कि हाँ, वी आर डूइंग द Exactly, राइट sir. थिंग, इन वी आर चेंजिंग समवन्स लाइफ। यस, बाकी ये कनेक्टेड है। अगर फेम आएगा तो मुझे लगता है पैसा तो आएगा ही आएगा। व्हाट्स द वन एडवाइस यू कैन गिव योर 20-year-old सेल्फ? शायद मुझे अपने ऊपर और काम करना चाहिए था उस वक्त। मैंने अपनी लाइफ में बहुत टाइम वेस्ट किया था उस दौरान। टाइम वेस्ट से मेरा कहने का मतलब है, मैं पढ़ाई में, सर मैं 90s में 95 में मार्क्स स्कोर करता था,
बट बहुत कम पढ़ के। तो शायद मैंने ज़्यादा पढ़ाई की होती तो शायद ज़्यादा और बेहतर होती लाइफ। आई थिंक सर ये एडवाइस हर सक्सेसफुल आदमी अपने यंगर सेल्फ को देना चाहता है। बिल्कुल सर। सर क्रेजीएस्ट थिंग यू हैव डन इन लव? हाँ सर, एक बारी वैलेंटाइन डे था तो मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी, तो मेरी वाइफ, तब वो वाइफ थी भी नहीं, तो उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई थी कि कैसे लोग गाड़ी में बैलून लगा के सजाते हैं। तो सर मेरे पास स्कूटी होती थी, तो मैंने पहले अपनी वाइफ, जो मतलब मेरी वाइफ थी नहीं तब तो मेरी गर्लफ्रेंड ही थी, तो मैंने उनको स्कूटी पे बिठाया और मैंने कहा आप इधर वेट करो। सर रैंडम रोड पे मैंने उसको छोड़ दिया। मैं 1 किलोमीटर आगे गया, मैंने मुंह से रोड के बीच में गुब्बारे फुलाए और मैंने उसको अपनी स्कूटी के चारों तरफ बांध दिया और वहाँ से 1 किलोमीटर में वापस आया और सब मुझे देख रहे हैं कि ये स्कूटी पे क्या कर रहा है। तो मतलब वो सीन गाड़ी वाला वो मैंने स्कूटी पे रिपीट किया था अपनी वाइफ के लिए। और वहाँ पे कितनी देर खड़ी रही थी? शायद आधा घंटा। तो वो मुझे लगता है कि मतलब वैसे वो बहुत क्रेजी नहीं है, लेकिन हाँ वो बहुत ऑकवर्ड सा हो गया था उसके लिए भी। बट हाँ अब हम वो याद करते हैं तो लगता है वो कितना स्पेशल था, क्योंकि गाड़ी नहीं थी, स्कूटी थी और उस पे ही हमने सजा दिया मैंने, तो वो सर ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। हाँ जी, अच्छा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, जितने भी आपके चाहने वाले, आपके फैंस, आपके स्टूडेंट से देख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या छोटी सी एडवाइस रहेगी? भेड़ चाल में मुझे लगता है नहीं चल रहे हैं। बहुत सारे लोग आजकल भेड़ चाल में चलते हैं कि 12th के बाद सिर्फ यही है, 12th के बाद मुझे सिर्फ नीट ही देना है या मुझे जेई देना है या मुझे ये देना है। मुझे लगता है बहुत सारी और चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे आजकल उनका पड़ोसी ये कर रहा है तो उसी फील्ड में आगे जाना शुरू कर चुके हैं। अपने आप को एक्सप्लोर करो, क्या पता आपके अंदर ऐसा कोई टैलेंट हो जो और किसी में भी ना हो, उसको एक्सप्लोर करो, उसको टाइम दो। लेकिन जो भी करो उसको 100% दो। अगर आपको लग रहा है कि ये काम मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, तो वो लगता है, मुझे लगता है फिर आप वहाँ पे सही नहीं हो। अपनी संगति, एल्बर्ट आइंस्टाइन जी कहते थे कि अगर आप अपने रूम में सबसे स्मार्ट इंसान है तो आप गलत रूम में बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है अपनी ऐसी दोस्ती यारी बनाओ जो आपसे बेहतर हो, वो आपको बहुत कुछ और अच्छा सिखाएगी। जैसे मैंने सर से मिलके ये सीखा कि महंगे जूते कैसे पहनने चाहिए, महंगी गाड़ी कैसे खरीदें और घर के अंदर स्विमिंग पूल कैसे हो जिसके साथ बैठ के हम पॉडकास्ट दें। तो अपने से ऊपर वालों से अगर आप दोस्ती करोगे तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन। तो स्टूडेंट है सर आपके। अरे नहीं सर। पहली बात तो हमेशा आपको मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि अगर आप अपने नीचे से दोस्ती, मैं ये नहीं कह रहा था वैसे दोस्ती देख के होती नहीं है, बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो संगति मुझे लगता है आपसे बेहतर होनी चाहिए आपकी, क्योंकि वो आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करेगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फाइनली सर, आई थिंक भगवान करे सर आपका चैनल 100 मिलियन पार करे सर, एंड ऐसे ही सर पूरी दुनिया को सर ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी रीलों से सर बहुत कुछ सिखाते रहो। You buy all the cars in the world, you grow your channel and you teach, sir, the aspiring youth of India and you take them to a highest level. That's my best, I mean, Thank you so much, the wishes I can always think for you. Thank you. Because you are doing some amazing work for, I mean, and teaching somebody to be better, इससे better कोई काम ही नहीं है सर। बिल्कुल सर। तो सर जैसे काम कर रहे हैं बिल्कुल करते रहिए, एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अमेजिंग एपिसोड। आई लव्ड एवरी सेकंड ऑफ इट, एंड आशु सर की वो जो रील्स आप भी ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये मेरे कमिटमेंट है आप सबको। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और नेक्स्ट गेस्ट आप कौन चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आई श्योरली ट्राई टू गेट द पर्सन ऑन माई शो। And with this, we come to an end for this episode of the Nachiket Bhatia Show. देखते रहिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए। Thank you so much.